गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम टू OPPN इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की बुक फ्लैमिंगो का एक चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक, जिसे ज़्यादातर बच्चे कॉम्प्लिकेटेड और उलझा हुआ समझते हैं और समझने में बहुत दिक्कत उन्हें आती है। लेकिन इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को बहुत ही आसान बना देने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर। पोइट्स एंड पैनकेक तमिल राइटर अशोकामित्रन के द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली अशोकामित्रन राइटर बनने से पहले एक मद्रास यानी चेन्नई के एक फिल्म बनाने वाले जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। वहाँ पर उन्होंने जीवन का एक लंबा समय बिताया। उन्होंने वहाँ अपना एक्सपीरियंस का वर्णन करते हुए एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस, और ये चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक उसी किताब से लिया गया है, यानी उस बुक का एक एक्सट्रैक्ट है। पहले मैं इस चैप्टर के टाइटल के बारे में बता दूं। इसका जो वर्ड पोइट्स है वो इस जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले तथा समय समय पर आने वाले पोइट्स और राइटर्स की ओर इशारा करता है। तथा दूसरा वर्ड पैनकेक, एक्चुअली पैनकेक का मतलब तो होता है टिकिया, खाने का एक प्रोडक्ट है जिसको मालपुआ या फिर टिकिया वगैरह आप कह सकते हैं। लेकिन इस खाने वाले प्रोडक्ट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली पैनकेक एक ऐसी कंपनी या ब्रांड का नाम है जो उस समय में मेकअप का सामान बनाती थी, और जेमिनी स्टूडियो पैनकेक ब्रांड का मेकअप का सामान ट्रक भर कर खरीदता था, मतलब बहुत अधिक मात्रा में खरीदता था, क्योंकि वहाँ पर कलाकारों को अलग अलग रोल के अनुसार मेकअप करके सजाया जाता था। तो लर्नर्स, स्टोरी को डिटेल में समझने के लिए मैंने इस चैप्टर को कुछ अलग अलग एपिसोड में बांटा हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इसका एपिसोड नंबर 1। सबसे पहले जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट का डिटेल में वर्णन करते हैं, और अशोकामित्रन जी बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो चेन्नई की एक ऐसी बिल्डिंग में था जो बिल्डिंग पहले कभी रॉबर्ट क्लाइव, मतलब एक अंग्रेज अधिकारी की एक घुड़साल अर्थात घोड़ों की अस्तबल या घोड़ों की रहने की जगह के लिए प्रयोग की जाती थी। और बताया जाता है कि शहर में कई जगह, अलग अलग जगह या अलग अलग बिल्डिंग्स में रॉबर्ट क्लाइव का निवास स्थान था, वहां पर वो रहते थे। आगे बढ़ते हैं। मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियो की ऊपर वाली मंजिल पर था, जहां पर पैनकेक कंपनी का मेकअप का सामान भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता था। अशोकामित्रन बताते हैं कि उन दिनों की पुरानी हीरोइंस जैसे ग्रेटा गार्बो, मिस गौहर और वैजंती माला ये पैनकेक कंपनी के इस ब्रांड को बहुत अधिक मात्रा में यूज करती होंगी। परंतु आजकल की हीरोइन जैसे कि रति अग्निहोत्री ने हो सकता है कि पैनकेक कंपनी का नाम भी नहीं सुना हो, क्योंकि ये पैनकेक उसी मतलब पहले काफ़ी पुराने समय में पहले प्रयोग किया जाता था। मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वालों की एक ही हायरार्की थी। पहले मेकअप डिपार्टमेंट को समझ लेते हैं, जिनमें एक मेकअप डिपार्टमेंट का हेड होता था जो पहले कभी बंगाली था, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट को छोड़कर वह चला गया, और उसके बाद एक महाराष्ट्रियन ने मेकअप डिपार्टमेंट के हेड का रूप में कार्यभार संभाला। उसके बहुत सारे असिस्टेंट थे। देश के अलग अलग राज्यों से वो बहुत अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, और मेकअप डिपार्टमेंट का जो था बहुत सारे लोगों की वजह से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों की वजह से ऐसा प्रतीत होता था जैसे पूरा इंटीग्रेटेड इंडिया हो, अखंड भारत हो। और अशोकामित्रन यहाँ पर एक इस तरह से बताते हैं कि जब दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय एकता के प्रोग्राम चलाते थे, उससे भी पहले ये जो स्टूडियो था ये एक इंटीग्रेटेड इंडिया का एक एग्जाम्पल माना जा सकता था। मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय भी होता था जिसने जेमिनी स्टूडियो को हीरो या कहानी लेखक बनने के उद्देश्य से ज्वाइन किया था, परंतु वह केवल एक ऑफिस बॉय बनकर ही रह गया। मेकअप डिपार्टमेंट की हायरार्की के अनुसार मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड था वो मेन हीरो और हीरोइंस का मेकअप करता था। अब मेकअप डिपार्टमेंट के असिस्टेंट वो साइड हीरो या हीरोइंस का मेकअप करते थे, तथा केवल भीड़ का काम करने वाले जो लोगों का मेकअप होता था वो केवल ऑफिस बॉय ही करता था। तो ये सारा का सारा डिटेल हो गया हमारा
पहले एपिसोड में जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट का किस तरह से वहाँ की हियरार्की थी और किस तरीके से वहाँ पर काम करते थे लोग। उसके बाद में अब एपिसोड सेकंड पर हम चलते हैं। अब मेकअप डिपार्टमेंट का जो वर्णन करने के बाद अशोका मित्रन अब एपिसोड सेकंड में खुद अपने बारे में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक क्यूबिकल यानी एक छोटे से रूम में रहता था और मेरा कार्य केवल न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आने वाली जेमिनी स्टूडियो की कुछ खबरें, न्यूज़, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस की जो क्लिपिंग्स थी या उनका जो कटिंग थी, न्यूज़पेपर से कटिंग करके उनको संभाल के रखना, उनको एक फाइल बनाना, ये मेरा वहाँ पर काम था। और ज़्यादातर लोग मेरे इस काम को बिल्कुल यूजलेस मानते थे। ज़्यादातर बोलते थे कि मेरा कुछ काम नहीं है और मैं यहाँ पर खाली की नौकरी ले रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी जब व्यक्ति खाली होता था स्टूडियो में, वह मेरे कमरे में, मेरे क्यूबिकल में बस ऐसे ही चला आता था और मुझे लंबा चौड़ा भाषण देता कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो इस तरह से ये अपने बारे में बताते हैं अशोका मित्रन के मैं यहाँ पर किस तरीके से काम करता था और मेरा क्या रोल था। इसके आगे बढ़ते हैं हम थर्ड एपिसोड में। थर्ड एपिसोड में अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो के स्टोरी डिपार्टमेंट का वर्णन करते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है ये? स्टोरी डिपार्टमेंट। अब स्टोरी डिपार्टमेंट में कुछ पोइट्स थे, राइटर्स थे, सुबु नाम का एक व्यक्ति था तथा इनके अलावा एक लॉयर अर्थात जो कानूनी सलाहकार था, वह इस स्टोरी डिपार्टमेंट में आते थे। अशोका मित्रन सुबु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबु स्टूडियोज में बॉस यानी मालिक के बाद दूसरा स्थान रखता था तथा अक्सर बॉस के साथ ही रहता था। फिल्म बनाने में उसका टैलेंट और उसका व्यवहार उसे जेमिनी स्टूडियो में हाई पोजीशन पर रखता था। सुबु भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिल्म बनाने का टैलेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। वह डायरेक्टर को भी सीन शूट करने के नए नए आइडिया दे सकता था। इतना ही नहीं, सुबु सामाजिक व्यक्ति भी था। वह अपने गांव और रिश्तेदारी से आए हुए कुछ दर्जनों लोगों को अपने घर पर रखता था, उनके लिए खाना पीने का व्यवस्था रखता था। अशोका मित्रन अब सुब्बू के बाद स्टोरी डिपार्टमेंट के लॉयर के बारे में वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि डिपार्टमेंट में लॉयर का कोई खास काम नहीं था, परंतु एक दिन हीरोइन मतलब शूटिंग के दौरान किसी बात पर भड़क गई और चिल्लाने लगी और लॉयर ने रिकॉर्डिंग मशीन स्टार्ट कर दी और बाद में उस हीरोइन की वॉइस को उसे सुनाया गया, जिससे वह हीरोइन थोड़ी सहम गई और उस घटना के बाद उस हीरोइन का लगभग कैरियर ही खत्म हो गया। लेकिन बाद में बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया, क्योंकि बॉस समझता था कि स्टोरी डिपार्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार राइटर्स, पोइट्स और लॉयर की जॉब चली गई, परंतु सुब्बू लगातार कार्य करता रहा। अब इसके बाद फोर्थ एपिसोड में हम लेते हैं। अशोका मित्रन बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो को कवि सम्मेलन तथा नाटक प्रस्तुति के लिए लोग बुक करते थे। एक बार मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, जिसको शॉर्ट में बोला है MRA, ने जेमिनी स्टूडियोज को बुक किया और MRA के सौजन्य से नाटक का आयोजन किया गया। कुछ दिनों तक इन्होंने लगातार वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में नाटक किए। अब नाटक का उनका तरीका और उनके करने जो सेटअप लगाते थे या उनका करने का तरीका था, उससे जेमिनी स्टूडियो के कलाकारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और कई सालों तक जेमिनी स्टूडियो के कलाकार भी उन्हीं के तरीके से नाटक करते रहे, अर्थात उन्हीं को फॉलो करते रहे। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एपिसोड आता है, फिफ्थ एपिसोड। जैसा कि मैंने बताया कि जो जेमिनी स्टूडियो था वहाँ पर कुछ अपने अपने नाटक करने के लिए भी लोग और भी जेमिनी स्टूडियो को बुक करते थे। तो फिफ्थ एपिसोड में अशोका मित्रन बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो के अधिकारियों के पास फ़ोन आता है और बाद में पता चलता है कि कोई अंग्रेज कवि या अंग्रेज एडिटर लोगों को संबोधित करने के लिए जेमिनी स्टूडियो में आने वाला था। लेकिन कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर था, कौन से मैगजीन का एडिटर था, ये किसी को भी ज़्यादा पता नहीं था। निर्धारित समय पर एडिटर अपने समय पर जेमिनी स्टूडियो में आया, एक लंबा भाषण दिया और लंबा भाषण देकर चला गया, लेकिन ऑडियंस को कुछ भी समझ नहीं आया। अशोका मित्रन उस एडिटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन था। सिक्स्थ एपिसोड में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे कि अशोका मित्रन ने उनके बारे में कैसे पता चलाया, एडिटर के बारे में। एक्चुअली सिक्स्थ एपिसोड में अशोका मित्रन ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में थे
और वहाँ उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी एक छोटी सी न्यूज़ को पढ़ा, जिसमें ब्रिटिश के एक पीरियोडिकल मैगजीन थी। पीरियोडिकल का मतलब है जो समय समय पर आती थी, जैसे सप्ताह में आ गई, एक महीने में आ गई, ऐसी एक मैगजीन थी। और उसमें एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्ट्रास्ट अर्थात प्रतियोगिता का आयोजन के बारे में कुछ वर्णन था। अशोकामित्रन भी अपनी कहानी उस प्रतियोगिता में भेजना चाहते थे, अपनी छपवाना चाहते थे। उन्होंने द एनकाउंटर मैगजीन के एडिटर के बारे में पढ़ा। उस मैगजीन का ही नाम द एनकाउंटर था। तो उन्हें पता चला कि द एनकाउंटर के एडिटर स्टीफन स्पेंडर ही हैं। और ये स्टीफन स्पेंडर कौन से? अर्थात वही एडिटर जो उनके स्टूडियो में भाषण देने के लिए आया था। और ये जानकर अशोकामित्रन बहुत खुश हुए। वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था या उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका कोई खोया हुआ भाई मिल गया हो। तथा कुछ दिनों के बाद अब ये दूसरी घटना आगे बढ़ती है। एक बार फिर से मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर सस्ती किताबों का ढेर लगा हुआ था। वहां पर अशोकामित्रन ने भी एक किताब 50 पैसे में परचेज कर ली। उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इस बुक में 6 एमिनेंट राइटर्स, 6 बड़े अच्छे प्रसिद्ध राइटर्स का वर्णन था, जिनमें एक स्टीफन स्पेंडर भी थे। वहां स्टीफन स्पेंडर के बारे में पढ़ा तो अब अशोकामित्रन के लिए जेमिनी स्टूडियो में आने वाले एडिटर अर्थात उस स्टीफन स्पेंडर के बारे में कोई रहस्य नहीं रह गया था। अर्थात वो स्टीफन स्पेंडर के बारे में जान चुके थे कि वो एक कवि थे और एक एडिटर थे। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए, OPPN इंग्लिश यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।